स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी डी डॉलराइजेशन और भारतीय रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन की। डी डॉलराइजेशन क्या है? इस टर्म का इस्तेमाल ऐसे प्रोसेस के लिए होता है जब दुनिया के तमाम देश रिजर्व करेंसी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर देते हैं। दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि अमेरिकी डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो और वो अपने करेंसी रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करके अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी मजबूत कर सकें और डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज में भी व्यापार कर सकें। अगर कोई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करता है तो इससे उसे 3 फायदे होते हैं। वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को डेवलप करता है, वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकता है और अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा जिन देशों के अमेरिका से रिश्ते ठीक नहीं हैं और जिन्हें जियोपॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ता है, वो देश डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करके प्रतिबंधों और इकोनॉमिक प्रेशर से बच सकते हैं। इसके ज़रिए यूनिपोलर से मल्टीपोलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की ओर बढ़ने में मदद मिलती है, जिसमें किसी एक करेंसी की मोनोपोली नहीं होती है, यानी उसका एक छत्र राज्य नहीं होता है। साथ ही इससे फिनेंशियल इंक्लूसिविटी और किसी एक करेंसी के उतार चढ़ाव के साथ जो रिस्क जुड़ा होता है उसे कम करने में भी मदद मिलती है। किसी एक करेंसी पर ओवर डिपेंडेंसी के अपने खतरे हैं और इसीलिए डी डॉलराइजेशन की चर्चाएं हो रही हैं। पहली बात तो यही कि यदि किसी एक करेंसी पर पूरी तरह से निर्भरता बनी रहती है तो इसके उतार चढ़ाव के साथ जो रिस्क होता है वो दूसरे देशों को भी झेलना पड़ सकता है। डॉलर की कीमतों में बदलाव के कारण मॉनेटरी पॉलिसीज़ पर फर्क पड़ता है। इंटरनेशनल सैंक्शंस या रिस्ट्रिक्शंस की सिचुएशन में उस देश की डोमेस्टिक इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। पिछले कई साल से यूएस गवर्नमेंट को लगातार लार्ज बजट डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिकी सरकार की इस चुनौती से इन्फ्लेशन और डॉलर की कीमतों की चिंता हमेशा जुड़ी रहती है। इसके अलावा पिछले कुछ दशक से अमेरिका कई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा रहा है, जिसमें इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका की लीडरशिप में चले नेटो के अभियान शामिल रहे हैं। अमेरिका के साथ होने वाले इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कई दूसरे देशों में अमेरिकी डॉलर के प्रति आशंका बढ़ी है और ये देश करेंसी के दूसरे अल्टरनेटिव्स पर विचार करने लगे हैं। इसके अलावा चाइना भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और ग्लोबल ट्रेड को अच्छे खासे ढंग से प्रभावित करने की क्षमता रखने लगा है। इस बीच चीन भी अपनी करेंसी रेनमिनबी को डॉलर के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने को प्रमोट कर रहा है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज ने भी अपना दखल दिया है, जो सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त है। इन करेंसीज ने भी डॉलर के विकल्प की तलाश में लगे लोगों को एक अल्टरनेटिव दिया है। लेकिन डी डॉलराइजेशन के सामने कई तरह के चैलेंजेस भी हैं। डॉलर की जगह जो भी करेंसी लेगी उसके साथ डिवैल्यूएशन अथवा लॉस ऑफ ट्रस्ट के खतरे जुड़े हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी नई करेंसी डॉलर की तरह स्टेबल नहीं पाई गई है। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि कोई नई करेंसी इकोनॉमिकली इनस्टेबिलिटी ला सकती है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि कोई भी बदलाव लाने से पहले नई करेंसी में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए। पूरी दुनिया में तमाम कमोडिटीज़ के ट्रेड के लिए ज़्यादातर यूएस डॉलर का ही इस्तेमाल होता है। इसमें तेल, गैस और गोल्ड का ट्रेड प्रमुख है। ऐसे में डॉलर से किसी दूसरी करेंसी पर शिफ्ट करना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को डिस्टर्ब कर देगा। इसके साथ ही एफडीआई और कैपिटल फ्लो को भी प्रभावित कर सकता है। जिन देशों के ऊपर अच्छी खासी मात्रा में डॉलर में कर्ज है, वो देश अगर करेंसी शिफ्ट करते हैं तो उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शिफ्टिंग के साथ ही कर्ज महंगा हो सकता है। ये स्थिति कर्ज में दबे देशों को और मुश्किल में डाल सकती है और कर्ज चुकाने में उनकी चुनौतियों को और बढ़ा सकती है। अगर दूसरी करेंसीज पर शिफ्ट किया जाता है तो ट्रांजिशन पीरियड के दौरान करेंसी एक्सचेंज रेट्स में अनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। ऐसे में उन देशों के सामने आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिनके यहाँ लेस डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स या लिमिटेड पॉलिसी टूल्स हैं। एक बात यह भी है कि अमेरिका को चुनौती देने वाली दुनिया में अभी दूसरी कोई करेंसी है भी नहीं। यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड में यह क्षमता है, लेकिन ये सभी खुद भी यूएस से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली तौर पर जुड़ी हुई है। चीन की युआन जैसी दूसरी करेंसीज हैं, लेकिन उस पर कैपिटल कंट्रोल और लिमिटेड कन्वर्टिबिलिटी के आरोप लगते रहे हैं।
ब्रिक्स जैसे संगठनों ने डी-डॉलराइजेशन के लिए कोशिशें शुरू की हैं, लेकिन इन देशों के डाइवर्स कल्चर्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमीज के कारण सभी के लिए किसी एक करेंसी को अडॉप्ट करना मुश्किल है। सदस्य देशों के साथ कोई सहमति न बन पाने के कारण ये प्रक्रिया कहीं आगे नहीं बढ़ पाती है। और ऐसे में ही ये अहम सवाल उठता है कि भारतीय रुपए में इंटरनेशनलाइजेशन का कितना पोटेंशियल है। हालांकि भारत में ट्रेड इनवॉइसिंग सिस्टम को पूरी तरह से ओवरहॉल करना संभव नहीं है, फिर भी डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द INR यानी रूपीफिकेशन के साथ पूरी की जा सकती है। रूपीफिकेशन के लिए कुछ बातें ज़रूरी होंगी। मसलन किसी भी एंटिटी द्वारा INR की खरीद और बिक्री की पूरी आज़ादी, देश में एक्सपोर्टर्स को अपनी ट्रेड इनवॉइसेस को भारतीय रुपए में जनरेट करने की छूट, और फॉरेन एंटिटीज़ द्वारा इंडियन रुपीज़ और उससे जुड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड करना और इशू करना। इस रूपीफिकेशन से भारत को कई फ़ायदे हो सकते हैं। रूपीफिकेशन की प्रोसेस प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स दोनों को फ़ायदा पहुंचाएगी। एक्सपोर्टर्स को लाभ होगा और वे दुनिया के नए नए भागों में अपना व्यापार बढ़ा पाएंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में ज़्यादा एक्सेस और बोरोइंग कॉस्ट कम होने के कारण प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर को भी एनहेंस करेगी। इंटरनेशनल मार्केट में जब INR का बोलबाला होगा तो पब्लिक सेक्टर अपना डेफिसिट भी कम कर पाएगा, साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट से भी निपटा जा सकेगा। हालांकि US इकोनॉमी के सामने इस समय कुछ चैलेंजेस हैं और इसकी सुप्रीमेसी भी कमज़ोर होती हुई दिख रही है, लेकिन इतना होने के बाद भी फाइनेंशियल मार्केट्स में इसकी पोजीशन और क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है। दूसरे अल्टरनेटिव्स की तुलना में जब तक US डॉलर स्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता रहेगा, तब तक दुनिया के देश इस पर भरोसा करते रहेंगे और शायद ही दूसरे अल्टरनेटिव्स पर विचार करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर दूसरी करेंसीज भी यही ट्रस्ट बना पाएँ तो अपना स्थान नहीं बना पाएंगी। ऐसे में डी-डॉलराइजेशन भारत के लिए सिर्फ एक अवसर या टूल की तरह हो सकता है। इसकी बजाय हमें अपने रुपए को ग्लोबल लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करने पर अपना सारा ध्यान देना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।